स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। ये हमारी चल रही है 2000 प्लस एमसीक्यूज की एक रिवीजन सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। ऑलरेडी 7 से 8 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। काफी सारे बेहतरीन टॉपिक जहाँ से हर बार रिपीटेडली क्वेश्चन आ जा रहे हैं, उन सब से रिलेटेड बेहतर बेहतर एमसीक्यू जो प्रोबेबल एमसीक्यू हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर, सब कुछ कवर किया हुआ है। पूरा थ्योरेटिकल कवरेज आपको मिलेगा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते, और साथ साथ में एक अनुभव मिलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाला है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, हम ऑलरेडी पोर्तुगीज और डच दोनों कवर कर चुके हैं। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स कब आए थे। ठीक है, तीसरे नंबर पे थे क्रोनोलॉजी में, तो तीसरे नंबर पे इनको कवर करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे आज। 50 प्लस एमसीक्यू रहेंगे, अच्छे अच्छे बेहतरीन एमसीक्यू, 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 75 प्लस भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट में आने वाला पहला इंग्लिशमैन कौन था। आप लोगों ने सुना होगा हॉकिंस के बारे में। हॉकिंस किसके कोर्ट में आया था? जहांगीर के कोर्ट में आया था 1608 के अराउंड। ठीक है, और 1609 में एग्जैक्टली मिला था वो, पर ठीक है 1608 के अराउंड आया था वो इंडिया के अंदर। तो वहां तक सब लोगों ने सुना हुआ है, वहां तक सब लोगों ने सुना हुआ है कि फर्स्ट वो इंग्लिशमैन हॉकिंस आया था जहांगीर के कोर्ट में। बट इसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है कि फर्स्ट इंग्लिशमैन टू विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर, जहांगीर से पहले कौन था मुगल रूलर? अकबर। अकबर के कोर्ट में भी एक इंग्लिशमैन आया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था राल्फ फिच। उसका नाम था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच उसका नाम था, अकबर के कोर्ट में आया था। अकबर के कोर्ट में अराउंड अराउंड ये 85 से 91 के टाइम में आया था। ये एक ट्रेवलर और मर्चेंट था, कोई एम्बेसडर नहीं था जैसे हॉकिंस वगैरह आए थे ना। वो एम्बेसडर राजा ने भेजे थे वहां से खत लेके, जेम्स वन ने। वो जहांगीर को देंगे, उस पर किसी राजा का नाम लिखा हुआ था, वो खत वत लेके आए थे। ये एक सिंपल एक ट्रेवलर था और मर्चेंट था, इसलिए किसी का खत लेके नहीं आया था किसी मुगल रूलर के लिए। ये एक सिंपल था ट्रेवलर और मर्चेंट। कौन था? रॉल्फ फिच। इससे क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया प्रॉपरली, आप याद रखना। हॉकिंस पे मत जाना कि पहला हॉकिंस कौन आया था, हॉकिंस आया था वो जहांगीर के कोर्ट में आया था, यहाँ अकबर की बात हो रही है। ठीक है, उससे पहले रूल। तो रॉल्फ फिच आया था, एक ट्रेवलर और मर्चेंट था। ठीक है, 85 से 91 के टाइम में। और ये क्या था? ट्रेवलर और मर्चेंट था, एम्बेसडर नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट के साथ, सॉरी, मतलब ब्रिटिशर्स की उस कंपनी का नाम क्या था जिसको बनाया गया था ईस्ट में ट्रेड करने के लिए? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे उसको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पर इसका एक दूसरा नाम भी था। दूसरा नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये इसका असली नाम था। यहाँ पे चार ऑप्शन में मैं अलग अलग नाम दिया हूँ, तो यहाँ पे नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पर एक्चुअल नाम क्या था? एक्चुअल नाम बता देता हूँ, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडीज इसका एक्चुअल नाम था। और इसको जो एक तरीके स्टेब्लिश किया गया था 1600 में, रॉयल चार्टर के थ्रू क्वीन एलिजाबेथ वन। कब स्टेब्लिश किया गया था? सन 1600। याद रखना, ईयर याद रखना। देखो, मर्चेंट्स वगैरह सब मिले थे 1599 में, बट जो एक्चुअल जो रिकॉग्निशन मिला था ना, 1600 में दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। और उसके द्वारा इनको कुछ 15 साल का एक टाइम पीरियड दिया गया, तो वहां पे जाकर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 1600, सन 1600 बाई क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन का नाम भी याद रखना, एलिजाबेथ वन है। एलिजाबेथ टू भी ऑप्शन में देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, गलत मार्क करके आते हैं। एलिजाबेथ वन, वन मतलब पहली एलिजाबेथ, उसके बाद दूसरी एलिजाबेथ आई थी, वो नहीं है यहाँ पे। क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा रोयल चार्टर दिया गया था 1600 में, तभी ये कंपनी फॉर्म हुई थी। उससे पहले बस एक मीटिंग हुई थी ये सारे मर्चेंट्स की 1599 में। तो वो क्रोनोलॉजी भी आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इनिशियली ग्रांटेड एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट फॉर हाउ मेनी ईयर। पहले इसको ट्रेडिंग राइट कितने साल के लिए दिए हुए थे? 15 साल के लिए दिए थे बस। ये 1600 में जब कंपनी बनी थी, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 सन। ठीक है, उस दिन इसको 15 साल की एक क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा चार्टर में जो रॉयल चार्टर इशू किया गया था, तो 15 साल के लिए ट्रेडिंग राइट दिए गए थे, बस 15 साल के लिए। ठीक है, बाद में 1609 में आके जेम्स वन के द्वारा वो चेंज कर दिए गए थे, बढ़ा दिए गए थे। पर सन 1600 में 15 साल के लिए ट्रेडिंग राइट दिए गए थे। ठीक है, याद रखना है प्रॉपर। 15 साल के राइट दिए थे, साथ साथ में अगर जो ये ट्रेड कर रहे हैं ये लोग मर्चेंट्स वगैरह जो ये आके ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं दिखेगा, नुकसानदेह ही रहेगा, उनके फेवर में नहीं रहेगा, तो 2 साल में रिबूक भी किया जा सकता है। ठीक है, चार्टर कुड बी रिबूक्ड विद 2 इयर्स नोटिस, 2 साल के नोटिस के साथ, अगर फेवरेट मतलब जो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा बिजनेस। ठीक है, तो उस केस में, और क्राउन को हार्म करेगा तो। फिर उसके बाद ये ट्रेड वगैरह कैसे करने के, केप ऑफ गुड होप से निकलते हुए, स्ट्रेट ऑफ मैगलन से निकलते हुए इंडिया विंडिया पहुंचे। ठीक है, तो 1609 में जेम्स वन, ठीक है, जेम्स वन का खत लेके कौन आया था? किससे मिला था? जहांगीर से मिला था। कौन मिला था?
हॉकिंस मिला था, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। 1609 में जेम्स वन के द्वारा ट्रेडिंग राइट जो 15 साल के लिए इशू थे ना पहले क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, उनको इंडेफिनेटली बढ़ा दिया गया था कि जब तक आप यहाँ पे रहोगे तब तक ये के लिए आपको ये राइट्स इश्यू है, ठीक है। किसके द्वारा इश्यू किया गया, मतलब ये इंडेफिनेटली कर दिया गया था, परपेचुइटी बोल देते कई बार टर्म को। तो वो जेम्स वन के द्वारा किया गया था 1609 में, ठीक है। उससे पहले कहता था 15 साल के लिए। और यहाँ पे जो रिवोक करने का नोटिस पीरियड वो 3 साल हो गया था, नोटिस पीरियड को बढ़ा दिया था। बट जो टाइम पीरियड जो एलिजिबिलिटी थी राइट्स दे दिए थे ट्रेड करने के, वो परपेचुइटी के साथ दे दिए थे, मतलब तब तक जब तक रहोगे तब तक बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। 1609 चार्टर जेम्स वन के द्वारा, ठीक है। 1600 में 15 साल था। हु एक्सटेंडेड द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन परपेचुइटी, किसने किया था ये अभी बताया था, जेम्स वन के द्वारा 1609 में किया गया था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन इन 1600, ओरिजिनल नेम क्या था, ये मैं आप लोगों को जब बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी बताया था, तब उस टाइम पे बताया था कि इसका ओरिजिनल नेम क्या था। तो ओरिजिनल नेम था इसका गवर्नर इन कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इसका एक्चुअल नाम था, ठीक है। याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअल नाम क्या था। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज वाज फॉर्म्ड इन किस ईयर में बनी थी, देखो ये 1600 में बनी थी, 1599 में मत जाना, बच्चे बहुत गलत करते हैं। यहाँ पे बस मीटिंग हुई थी इन मर्चेंट्स लोगों की है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये प्रस्ताव लेके गए थे फिर क्वीन के पास, फिर क्वीन ने इनको बाद में ट्रेडिंग राइट्स वगैरह दे दिए थे और इस कंपनी का नाम दे दिया था, ठीक है। ये कंपनी का नाम ये रहेगा। 1599 में बस इन लोगों की मीटिंग हुई थी, उस पर कंफ्यूज मत होना। 1600 आंसर एग्जैक्ट है, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा रॉयल चार्टर इनको इश्यू कर दिया गया था, ठीक है। 1599 में मिले थे बस लोग। When the English East India Company was formed in 1600, India was ruled by whom? जब ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1600 में, सन 1600 में, तो इंडिया को रूल कौन करता था? उस टाइम पे इंडिया को रूल करता था अकबर, ठीक है। 1605 तक अकबरी राजा था, 1556 से लेके 1605 तक तो अकबर रूल करता था। मतलब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी तो कौन रूल कर रहा था, किसका शासन था, मुगलों का शासन था, कौन से राजा का, अकबर का, ठीक है। और इसके बाद चलो बाद में कराता हूँ वो क्वेश्चन। पीआईसी कब फॉर्म हुई थी? 1600 में, जब अकबर राजा था। बट जो एम्बेसडर आया था इसका पहले, जैसे कि एक तो इनफॉर्मल आया था, हॉकिंस आया था, लैंड किया था यहाँ पे अपने इंडिया में, ठीक है, 1608 में। और 1609 में जब जाके वो जहांगीर से मिला था, ठीक है, आगरा में जाके मिला था, जहांगीर से मिला था वहां पे वो। तो जब फॉर्म हुई थी कंपनी तो राजा था अकबर, 1605 में ये निकल लिए। इनके बाद आए जहांगीर, तो जहांगीर से कौन मिला था, हॉकिंस। हॉकिंस किससे मिला था, जहांगीर से। पर जो हॉकिंस लेटर लेके आया था ना, लेटर तो लेके आया था किंग जेम्स वन से लेके आया था, जो राजा था वहां पे ब्रिटेन में। वो तो बाकी इधर से मैं खत लेके आया हूँ अपने राजा साहब से। बट उस पर नाम किसका लिखा हुआ था, अकबर का लिखा हुआ था, क्योंकि जब ये रास्ते में आ रहे थे तभी बीच में अकबर जी निकल लिए, जहांगीर आगे। तो इनको कैसे पता, अब ये चेंज तो करेंगे नहीं ना बीच में, और ना उस टाइम पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी कि ये हट गए हैं, अब ये नए दूसरे आ गए हैं, तो पता चले किसी को। ये तो वहां से यही सोच के निकले थे ना अकबर ही राजा होगा, तो इनके इनके अकॉर्डिंग तो अकबर का ही नाम लिखा हुआ था खत पे अभी भी। बट एक्चुअल में किस हॉकिंस को कौन मिले थे, जहांगीर मिले थे, ठीक है। ये भी क्रोनोलॉजी समझनी है। कंपनी फॉर्म हुई थी अकबर के टाइम पे, और एम्बेसडर जो हॉकिंस और रॉय बाद में आए थे वो जहांगीर के दरबार में आए थे। विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप टू अराइव इन इंडिया फॉर एस्टेब्लिशिंग ट्रेड, पहला इंग्लिश शिप कौन सा था जो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आया था, ठीक है। अराइव मतलब पहुंचा, इंग्लिश शिप टू अराइव इन इंडिया फॉर एस्टेब्लिशिंग ट्रेड, तो उसका नाम था हेक्टर, ठीक है। शिप का नाम हेक्टर था, जो ट्रेड करने के लिए आया था। हेक्टर को कौन लेके आया था, 1608 में आया था, ठीक है। विलियम हॉकिंस के द्वारा लाया गया था इसको 1608 में। कहाँ पे आया था, सूरत पे, जो तापी नदी के किनारे, मतलब तापी नदी के माउथ पे है सूरत सिटी, ठीक है। तो वहां पे ये हॉकिंस लाया था, शिप का नाम था हेक्टर। पर कई बार ना ये क्वेश्चन ये रेड ड्रैगन वाला भी आ जाता है, रेड ड्रैगन पे कंफ्यूज नहीं होना है। रेड ड्रैगन ड्रैगन वाली जब 1600 में कंपनी फॉर्म हुई थी ना, तो 1601 में जो फ्लीट वहां से निकली थी ना ब्रिटेन से, तो उसका मेजर शिप था। ये फ्लीट निकली थी, ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं हम ईस्ट इंडीज की तरफ, तो यहाँ से निकल रहे हैं। तो वो फ्लीट का जो मेन एक तरीके से शिप था उसको रेड ड्रैगन बोलते थे। पर जो इंडिया के अंदर पहुंचने वाला मेजर शिप था, जो इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आया था, रुका था, और पोर्ट पे आए थे सूरत, फिर बाद में मिलने भी गए थे आगरा हॉकिंस, तो वो था हेक्टर, ठीक है। ये याद रखना है, डिफरेंस याद रखना है।
1601 में रेड ड्रैगन वहां से निकला था, फ्लीट का पार्ट था, ठीक है, वो जेम्स लैंगस्टर के द्वारा। उसका भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। रेड ड्रैगन जो फर्स्ट फ्लीट निकली थी ना 1601 में सर जेम्स लैंगस्टर के अंदर, तो वो था, ठीक है, ये इंडियन ऑफ वाटर्स में आया था, बट ये फैक्ट्री वगैरह ट्रेड वगैरह करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए नहीं आया था, ये इंडियन वाटर्स में देखने को मिला था पहला। तो ये पूछा ना इंडियन वाटर में पहले कौन आया था, वो रेड ड्रैगन हो जाएगा, ठीक है, सर जेम्स लैंगस्टर वाला 1601 की जो फ्लीट में निकला था। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीच कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, जहांगीर के कोर्ट में पहुंचने वाला पहला इंग्लिशमैन कौन था? सिंपल है बहुत ही। 1608 में हॉकिंस आया हेक्टर सेप के साथ, उतरा सूरत, वहां से चल के आगरा तक गया, क्योंकि बुद्ध भैया तो आगरा बैठते थे, ठीक है, आगरा तक चल के गया और हॉकिंस इससे जहांगीर से मिला। तो विलियम हॉकिंस इज द करेक्ट आंसर, जो मुगल एम्परर से मिला था, विलियम हॉकिंस था, ठीक है, 1609 में जाके मिला था। और उनका कोर्ट कहाँ पे, दरबार कहाँ पे लगा हुआ था उस टाइम पे, दरबार लगा हुआ था अपने आगरा में, ठीक है। एट विच प्लेस डिड विलियम हॉकिंस मीट मुगल एम्परर जहांगीर, किस जगह पे मिला था? आगरा में मिला था 1609 में, अभी बताया था, क्योंकि दरबार वहीं लगता था मेनली। विलियम हॉकिंस केम्स टू इंडिया विद ए लेटर फ्रॉम, किसका लेटर लेके आया था? अपने राजा का लाएगा। राजा कौन था उस टाइम पे? एलिजाबेथ तो चली गई थी, उनके बाद जेम्स बनते राजा। देखो या तो ये हो सकता है आंसर, दोनों में ऑप्शन में जेम्स बने राजा है, या ये हो सकता है। अब जहांगीर से और एड्रेस टू विच मुगल रूलर, देखो ये जब ये आया था तो इसकी मुलाकात तो हुई जहांगीर से, पर जो एक खत लिखवा के लाया था वो आगरा अकबर के नाम पे लिखवा के लाया था, ठीक है, अकबर के नाम पे एड्रेस था उसका, क्योंकि इनको नहीं पता था कि बीच में वो चेंज हो गए, ठीक है, अकबर चले गए जहांगीर आ गए अब, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था इनकी तरफ से। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, किंग्स जेम्स वन की तरफ से लेटर था, और किसके नाम पे था? अकबर के, पर अकबर नहीं थे तो जहांगीर को दिया इन्होंने, ठीक है। व्हाट डिड मुगल एम्परर जहांगीर कन्फर ऑन विलियम हॉकिंस, जो मुगल एम्परर जहांगीर था उसने विलियम हॉकिंस को क्या कन्फर किया, क्या नाम से पुकारा उन्होंने? उन्होंने बोला इंग्लिश खान, अंग्रेजी खान है। तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के द्वारा बोला गया इसको, क्यों बोला गया था? क्योंकि टर्किश लैंग्वेज में वार्तालाप कर रहा था, किसी ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बल अंग्रेज होके टर्किश लैंग्वेज जानता है, तो ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसको एक उपाधि थी, इंग्लिश खान नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार बोला जाता है कि इंग्लिश खान किसको बोला गया था? विलियम हॉकिंस को बोला गया था, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, क्योंकि उसको टर्किश लैंग्वेज आती थी मेनली, ठीक है, किसी ट्रांसलेटर के बीच में जरूरत नहीं पड़ी, कमांड ओवर टर्किश और साथ साथ कोर्ट मैनर्स भी उसको पता थे, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है विलियम हॉकिंस। व्हाट वाज द इनिशियल पर्पज ऑफ ब्रिटिश कमिंग, पहला पर्पज मतलब इनिशियली वो किस पर्पज के लिए आए थे? पोर्चुगीज लोगों को देखा था उन लोगों ने कि ट्रेड करके काफी पैसा कमा रहे हैं, फ्लरिश हो रहे हैं, काफी ट्रेड करके ला रहे हैं इंडिया वाले रीजन में आके, ईस्ट इंडीज वाले में, तो सोचा हम भी जाते हैं, हम भी ट्रेड करते हैं। तो मेन तो इस शुरू में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना था, पर बाद में जब 1757 प्लासी व्लासी हुए, पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो गए, फिर इनका एम थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल पावर की तरह बढ़ती गई धीरे धीरे। तो पहले था ट्रेड करना, प्रॉफिट कमाना। व्हाट डिड व्हाई डिड मुगल एम्परर जहांगीर कन्फर द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान और विलियम हॉकिंस, क्यों दिया था इसको टाइटल? क्योंकि इसकी फ्लुएंसी थी टर्किश लैंग्वेज में, और कोर्ट कोर्ट मैनर्स भी इसको काफी अच्छे से आते थे, ठीक है। जहांगीर ग्रांट विलियम हॉकिंग एक मनसब ऑफ, साथ साथ में इसने विलियम हॉकिंस को एक मनसब भी दी थी, ठीक है, मनसबदारी। कितने की मनसबदारी दी थी जहांगीर ने? इसको दी थी 400 की, 400 की मनसबदारी इसको दी थी, ठीक है। इन विच डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट लैंड इन इंडिया, किस जगह पे लैंडिंग हुई थी इनकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, जो एक्टर से पाया था वो पहले कहाँ आया था? सूरत पे, तापी नदी के किनारे पे, ठीक है, मुंह पे। तो सूरत में इनकी लैंडिंग हुई थी हेक्टर सेप के साथ, ठीक है, विलियम हॉकिंस के 1608 में। ड्यूरिंग विच रेन डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, पहली फैक्ट्री किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाई गई थी? ईयर पता होना चाहिए, और कब लगाई गई थी तब ये पता होना चाहिए। देखो 1608 में आया था, सूरत उतरा, वहां से आगरा तक गया, राजा से मिला, उसने उसको इंग्लिश खान भी बोला, 400 की मनसबदारी भी दी, बट इसको फैक्ट्री लगाने के राइट नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि पोर्चुगीज लोगों ने एक तरीके से, पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे जहांगीर के ऊपर, पोर्चुगीज की जो नेवी फ्लीट थी वो तगड़ी थी। अब अब कोई दूसरे मतलब मुगल किसी दूसरे को क्यों ही देगा? ठीक है तुम टर्किश लैंग्वेज बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, तो इसकी वजह से तुमको
ट्रेड करने का राइट नहीं मिलेगा जब तक कि तुम अपने आप को प्रूव नहीं कर दोगे। पोर्तुगीज को हरा तो मिल जाएगा। तो उस टाइम पे इनको नहीं मिल पाया 1608 के अराउंड, ठीक है। 1608 के अराउंड नहीं मिल पाया। जब 1612 आया था, जब इन्होंने थॉमस बेस्ट आएगा लास्ट में, वो हरा देगा इनको पोर्तुगीज वालों को, तो तब जाके इनको 1613 में कहीं जाके फैक्ट्री लगाने की परमिशन देगा, जहांगीर ही देगा, और सूरत में लगाने की परमिशन देगा, ठीक है। तो 16 तो किसके द्वारा दी गई थी परमिशन? जहांगीर के द्वारा ही दी गई थी, बाद में दी गई थी, 1608 में नहीं दी गई थी, ठीक है। क्रोनोलॉजी याद रखना। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई थी इन्होंने? 1613 में लगाई थी। 1608 से आके 1613 में तक फैक्ट्री लगा रहा है, ठीक है। फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश सूरत, कब? 1613 के अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ, कई बार क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है। पहले इन्होंने एक टेम्पररी फैक्ट्री लगाई थी। कहाँ पे लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम बताया होगा मैंने आप लोगों को। जहाँ पे सबसे पहली फैक्ट्री किसके द्वारा लगाई गई थी 1605 में? डच के द्वारा। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को मैं, ठीक है। तो वहीं पे इनकी पहली टेम्पररी फैक्ट्री आई थी 1611 में, ठीक है। फिर बाद में इनका बैटर ऑफ स्वाली हुआ। बैटर ऑफ स्वाली हुआ। बैटर ऑफ स्वाली में इन्होंने पोर्तुगीज लोगों को हरा दिया। जहांगीर को लगाई तो स्ट्रांग है, पोर्तुगीज से भी स्ट्रांग है। राइट दे दिए भाई, बना लो फैक्ट्री सूरत में। 1613 में फैक्ट्री लगा दी परमानेंट, ठीक। बैटर ऑफ स्वाली याद रखना है, पोर्तुगीज और इंग्लिश लोगों के बीच में हुआ था 1612 में। उसी के बाद अंग्रेजों को एक तरीके से परमिशन मिली थी फैक्ट्री लगाने की सूरत में। उससे पहले उनके पास बस एक टेम्पररी फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। बैटल ऑफ स्वाली 1612 was fought between which two power? अभी बताया हूं, अंग्रेजी लोगों ने पोर्तुगीज वालों को हरा दिया था इस बैटल में। इसी के बाद उनको मतलब फैक्ट्री लगाने का राइट मिला था सूरत के अंदर। तो इस बैटल ऑफ स्वाली किसके बीच में होता है? इंग्लिश और पोर्तुगीज के बीच में, ठीक है। 1612 में होता है। और स्वाली सूरत के अराउंड वाले एरिया में पड़ता है स्वाली, ठीक है। तो और इंग्लिश को कमांड, जो इंग्लिश की जो फ्लीट थी इस बैटल में पोर्तुगीज से लड़ने के लिए, उसका लीडर कौन था? थॉमस बेस्ट। ये भी याद रखना है, एग्जाम में ये आता है कई बार कि कौन लीड कर रहा था। थॉमस बेस्ट, उसने हराया था पोर्तुगीज वालों को, ठीक है। और बाद में अपनी फैक्ट्री लगा ली 1613 में। राजा से परमिशन मिल गई भाई, दिख गया स्ट्रांग है ये। अंडर हुज लीडरशिप वाज फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश? किसकी लीडरशिप में जो फैक्ट्री बनाई गई थी? देखो, थॉमस बेस्ट हरा दिया, चलो भैया खत्म कर दिया, राजा राजा से परमिशन मिल गई, फैक्ट्री लगा लो। 1613 में फैक्ट्री लगा रहा, 1612 में बैटल ऑफ स्वाली जीते थे। 1613 में जो फैक्ट्री लगा रहा है, तो फैक्ट्री का हेड कौन बना, ठीक है। परमानेंट फैक्ट्री किसके अंदर एस्टेब्लिश की गई? थॉमस एल्डवर्थ, ठीक है। थॉमस बेस्ट ने बैटल जीता था, बैटल ऑफ स्वाली, और फैक्ट्री किसके अंदर लगाई थी? थॉमस एल्डवर्थ के अंदर, ठीक है। थॉमस एल्डवर्थ याद रखना है दोनों का डिफरेंस। वेयर डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री? अभी बताया था 1611 में लगाई थी शुरू में ही, ठीक है। परमानेंट तरीके से टेम्पररी फैक्ट्री 1611 मछलीपट्टनम में लगाई हुई थी इन्होंने। परमानेंट सूरत में लगाई थी 1613 में बैटल ऑफ स्वाली के बाद। हु केम टू कोर्ट ऑफ दरबार ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर इन 1615 एज एन ऑफिशियल? देखो, अब पहले जहांगीर आ गया, पहले हॉकिंस आ चुका था, 1609 में मिल चुका था, 1608 में लैंडिंग हुई थी, पर वो ऑफिशियल नहीं था, ठीक है। ऑफिशियल एक तरीके से इंग्लिश एम्बेसडर नहीं आया था कि कोर्ट में ही रहेगा, ठीक है। एज एन एम्बेसडर आया था वो, ठीक है, ताकि फेवर वेवर ले पाए इससे, राजा से, उस टाइम मुगल एम्परर से, जहांगीर से। एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर आया था, ठीक है। एम्बेसडर आप लोगों को पता ही हो क्या होता है। तो ऑफिशियल एम्बेसडर की तरह कौन आया था? हॉकिंस आया था उससे पहले, पर वो ऑफिशियल एम्बेसडर नहीं था, वो लेटर लेके आया था बस, ठीक है। तो ऑफिशियल एज एन एम्बेसडर आया था थॉमस रो, इसका नाम याद रखना है। पहले कौन आया था? जहांग ओ, अपना हॉकिंस आया था, बट वो अनऑफिशियल था। और ऑफिशियल एज एन एम्बेसडर थॉमस रो, 1615 सन, ठीक है। बाद में ये कुछ राइट्स वगैरह इससे जहांगीर से ले लेता है यहाँ पे फैक्ट्री लगाने का, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू ओनली। थॉमस रो फर्स्ट मेट मुगल एम्परर जहांगीर इन, ये थॉमस रो कब मिला था उसको? देखो, थॉमस रो आया था 1615 में एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर, ठीक है, दूत की तरह। अब ये मिला कब था? जैसे ही, जैसे हॉकिंस 1608 में आया था, पर 1609 में जाकर मिल पाया था आगरा में, ठीक है। ऐसे ही थॉमस रो भी तुरंत नहीं मिल पाया उसको, एम्बेसडर की तरह आया। ये मिला उसको अगले साल ही है 1616 में। और ये कहाँ मिला था? वो मिले थे आगरा में, ये मिले थे अजमेर में, ठीक है। जनवरी 16 अजमेर में थॉमस रो ऑफिशियल एम्बेसडर। As a result of Sir Thomas Roe's embassy, English East India Company obtained Mughal permission to trade and maintain factory, ठीक है। थॉमस रो ने काफी जुगाड़ लगाया इससे, जहांगीर से, साहब हमको यहाँ पे दे दो, परमिशन दे दो, फैक्ट्री वैक्ट्री लगा लेते हैं। तो वो सब
तो बोला ठीक है, तुम वैसे भी पावरफुल हो, हमको फायदा भी दे रहे हो, तो ठीक है, इस लोकेशन में तुम फैक्ट्री लगा लो। कौन कौन सी लोकेशन थी? सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भरूच। ठीक है, ये मेजर मेजर लोकेशन। सूरत में तो 16 हम लगा ही ली थी, और भी बोला कि और एक्सपेंड कर सकते हो, आगरा में भी, अहमदाबाद में भी और भरूच में भी। ये 4 लोकेशन याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। सूरत साफ साफ से याद रखना, ठीक है, या सभा से याद रख लेना, या बात से याद रख लेना। सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भरूच, 4 लोकेशन। गोल्डन फरमान ऑफ 1632, जिससे फ्री ट्रेडिंग राइट मिल गए थे इंग्लिश वालों को, पोर्ट ऑफ गोलकोंडा पे। ठीक है, गोल्डन फरमान पोर्ट ऑफ गोलकोंडा पे इशू किया गया था, एक तरीके से इंग्लिश को फ्री ट्रेडिंग राइट देने के लिए। किसके द्वारा इशू किया गया था ये गोल्डन, एक तरीके से गोल्डन फरमान इशूड बाय पोर्ट ऑफ गोलकोंडा। तो ये किया गया था वहां के एक तरीके से जो मतलब लीड कर रहे थे वहां पे, सूरत सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा इनको गोल्डन फरमान इशू किया गया था 1632 में, पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा पे फ्री ट्रेड करने का। ठीक है, कुछ तुम पकौड़ा उनको दिए कुछ, तो उनके अगेंस्ट में उनको फ्री ट्रेडिंग ट्रेड करने का राइट्स मिल दिया गया था। ठीक है, पोर्ट ऑफ गोलकोंडा पे। और कौन था उस टाइम पे सुल्तान वहां का, पोर्ट ऑफ गोलकोंडा का? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, कुतुब शाही का अब्दुल्ला। मद्रास, चेन्नई वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी। मद्रास किससे लिया था इन्होंने? पोर्ट ऑफ गोलकोंडा ले लिया 1632 में। अब चंद्रगिरी ले लेंगे, ठीक है, वहां पे मद्रास ले लेंगे राजा ऑफ चंद्रगिरी से। तो किसकी टैक्टिक्स थी ये ऑब्टेन करने की? यहाँ पे फ्रांसिस डे का रोल आ जाता है। फ्रांसिस डे ने और एंड्रयू कोगन ने साथ में मिलकर राजा ऑफ चंद्रगिरी से मद्रास को ले लिया था, ठीक है, टैक्टिक्स लगा के मद्रास को। तो दो चीजें हो जाती है। पोर्ट ऑफ गोलकोंडा कब लिया? 1632 में, ठीक है, कुछ पकौड़ा दे के 500 पकौड़ा दिए थे शायद। ठीक है, और ऐसे ही अब चेन्नई किसने ले लिया? फ्रांसिस डे ने टेक्निक लगा के मद्रास, ये राजा ऑफ चंद्रगिरी से 39 में। ठीक है, 32 में अपना पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा, 39 में मद्रास आ गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश वालों ने पहला फोर्ट कहाँ बनाया था? चेन्नई जैसे ही ले लिया, मद्रास जैसे ही ले लिया राजा ऑफ चंद्रगिरी से, तो वहीं पे उन्होंने अपना पहला फोर्ट बना दिया। फोर्ट बना दिया, फोर्ट का नाम क्या रखा? फोर्ट स्टीफन जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, 1644 में बनाया, मद्रास में बनाया। ठीक है, और ये चंद्रगिरी के राजा से लिया था इन्होंने। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर कहाँ पे है? बंगाल में। वहां पे इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? लोकेशन पे लगाई थी? हुगली लोकेशन पे लगाई थी। ठीक है, हुगली लोकेशन पे लगाई गई थी इनकी पहली फैक्ट्री। और कब लगाई गई थी? सन पूछ लिया जाता है कई बार। 1651 में लगाई थी, बंगाल में। बंगाल में अब इन्होंने एक्सपेंड करना अपने आप को शुरू कर दिया। ठीक है, इधर में सूरत में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है, और ये नीचे की तरफ अपना मद्रास मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बना दिया इन्होंने अपना। उसके बाद अब बंगाल की तरफ चले गए, हुगली में 1651 में अपना स्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, ये हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? हुगली जो गंगा नदी ना उसमें से ही काट के बनाई हुई एक रिवर है। ठीक है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी बोल देते हैं। एक रिवर में से दो रिवर टूटती हैं जब, पद्मा अलग चली गई, हुगली अलग चली गई है। ठीक है, तो दिस फैक्ट्री बाद में, यही जो हुगली वाली फैक्ट्री है ना, एक तरीके से बेस बनेगी जब कैलकाटा बनेगा 1690 में। ठीक है, विच आइलैंड वाज रिसीव्ड बाय चार्ल्स टू एज एन डोरी। चार्ल्स टू को डोरी में एक आइलैंड मिला था। कौन सा आइलैंड मिला था? बॉम्बे मिला था। अब सूरत से बॉम्बे शिफ्ट होना शुरू करेंगे, देखना। ठीक है, बॉम्बे किसको मिला था? चार्ल्स टू को मिला था। किसने दिया था? पोर्तुगीज वालों ने दिया था। जब उनकी कैथरीन प्रिंसेस से शादी करेगा ना चार्ल्स टू, चार्ल्स वन के बाद चार्ल्स टू, जेम्स वन के बाद चार्ल्स टू, तो तब इनको ये मिलेगा एक तरीके से डोरी में। कौन सा? बॉम्बे आइलैंड, पोर्तुगीज की तरफ से। ठीक है, 1661 में इन्होंने शादी की थी कैथरीन से, पोर्तुगल की। तो इनको दहेज में मिला था ये बॉम्बे 1661 में। और इन्होंने 1668 में ये बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे ये, एनुअली 10 पाउंड में। ठीक है, 1668 में 10 पाउंड में दे देंगे उनको एनुअली। और बाद में 1687 में सूरत से अपना बेस ट्रांसफर कर देंगे ये बॉम्बे। फिर बॉम्बे इनका मेजर वो हो जाएगा वेस्टर्न उसमें। ठीक है, 1661 में शादी करके ले लिया दहेज में चार्ल्स टू ने कैथरीन से, मतलब ये पोर्तुगीज से। 1668 में बॉम्बे दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 रुपए की, मतलब एक तरीके से 10 पाउंड में एनुअली। और 1687 में दूसरा हेड ऑफिस बन जाएगा बाद में।
एट व्हाट एनुअल रेंट चार्ज टू लीज बॉम्बे टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 68 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स टू ने बॉम्बे कितने रेंट में दे दिया? 10 पाउंड पर ईयर। ये क्वेश्चन बहुत आता है। हेडक्वार्टर कब शिफ्ट किया गया था सूरत से बॉम्बे, किस साल? 1687। ठीक है, अब ये मेन हेड ऑफिस हो जाएगा इनका। हु इस्टेब्लिश द इंग्लिश फैक्ट्री एट सुतनती? सुतनती पे 1690 में इंग्लिश फैक्ट्री किसने लगाई? ये लगाई जॉब चॉर्नॉक ने। इसी ने कलकत्ता बनाने की एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट, मतलब एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन रख दिया। सुतनती में पहली फैक्ट्री लगा दी। ठीक है, सुतनती में पहली फैक्ट्री लगाई जॉब चॉर्नॉक के द्वारा। ये कि सुतनती कहाँ पे था? हुगली नदी के बैंक पे। ठीक है, कलकत्ता फॉर्म करने की एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन थी। इंग्लिश सेटलमेंट एट सुतनती वाज फोर्टिफाइड। कब फोर्टिफिकेशन कब शुरू कर दिया इन्होंने? फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया 1696 में। फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। सुतनती पहले फैक्ट्री लगाई, फिर फोर्ट बनाना शुरू कर दिया 6 साल बाद। ठीक है, और 1700 में जाके खत्म हो गया फोर्ट। अब फोर्ट का नाम क्या दिया? फोर्ट विलियम। और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे था? मद्रास में बना दिया था। मद्रास में भी स्ट्रांग हो गए। मुंबई में भी 1687 में अपना हेड ऑफिस बना दिया। अब कलकत्ता में चल रहा था 1700 में फोर्ट विलियम बन गया, यहाँ भी स्ट्रांग हो गए धीरे धीरे। ठीक है, कलकत्ता वाज फॉर्म्ड बाय एमलगेमेशन ऑफ विच विलेज? 3 विलेजों को एमलगेट कर दिया, मतलब साथ में मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था। सुतनती तो था ही उसमें। बाद में कलिकता और गोविंदपुर ये भी साथ में आ गए थे। ठीक है, तो इनको मिला के इन्होंने कलकत्ता बनाया था 17th सेंचुरी में। ठीक है, 1690 में सुतनती था, फिर बाद में 1698 का अराउंड बाकी ये 2 विलेज भी ले लेते हैं वो एक तरीके से लीज पे 1200 पर ईयर के हिसाब से। तो फिर बाद में कलकत्ता बना देते हैं इसको। ठीक है, जो ये विलेज थे 3 जिनसे कलकत्ता बना था मिलके, तो ये किस लैंडलॉर्ड से इन्होंने लीज पे ले लिए थे? ये सबरना रॉय चौधरी। ठीक है, ये चौधरी समाज वाले, ये सबरना रॉय चौधरी, उससे इन्होंने एक तरीके से लीज पे ले लिए थे। ठीक है, 1698 के अंदर, याद रखना है। एनुअल रेंट कितना पे किया था इन 3 विलेज के लिए इन्होंने? 1200 पर ईयर। फाउंडेशन किसने रखी थी कलकत्ता बनाने की? किसने रखी थी? जॉर्ज चार्नॉग ने। उसी ने तो सुतनती पहले फैक्ट्री बनाई थी अपनी 1690 में। अब कंडीशंस, मतलब कैसे इनकी फैक्ट्री बन पाई बंगाल में, ठीक है, वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। शाइस्ता खान था ना, तो वो तो घुसने ही नहीं देता था इन लोगों को। शाइस्ता खान घुसने ही नहीं देता था। तब ये बंगाल में अपना स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। इनको भगाया भी थे एक बार उन्होंने। ठीक है, तो बंगाल में घुस नहीं पा रहे थे। शाइस्ता खान था जब तक। तो सबसे पहले शाइस्ता खान ही था। फिर बाद में इब्राहिम खान टू आ जाता है। तो तब ये अपना अपना जॉब चौर्नॉक फैक्ट्री लगाने की परमिशन ले लेता है सुतराती वगैरह में। और सीधा सीधा 1696 में फिर फोर्ट वगैरह भी बनाने लग जाता है अपना। ठीक है, फोर्ट बनाना शुरू कर दिया ये विलियम वाला 1696 में। फिर बाद में इब्राहिम खान को भी हटा देता है मुगल एम्परर एज एन सूबेदार यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये जो एक रेबेलियन होता है यहाँ पे, एक मतलब फार्मर के थ्रू, तो वो उसके इसको ये रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, रोक नहीं पाता उस टाइम पे। ये जमींदार रहता है तो उसके रिवोल्ट को रोक नहीं पाता है, तो इसलिए इसको भी हटा दिया जाता है। फिर आता है प्रिंस अजीम उस हसान। ठीक है, क्रोनोलॉजी ऐसे शाइस्ता खान रहता है पहले सूबेदार बंगाल का, फिर इब्राहिम खान, और फिर प्रिंस अजीम असान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए कवर कराया यहाँ पे। शाइस्ता खान के टाइम पे तो कोई घुस ही नहीं पा रहा था 1688 तक। ठीक है, ये बंगाल में लगा ही नहीं पा रहे थे फैक्ट्री। फिर बाद में इब्राहिम खान आता है तो जॉब चौर्नॉक लगा देता है सुतराती में। ठीक है, उसके बाद अजीम अस्वान आता है, तब ये अपना 3 गांव ले लेते हैं किराए पे 1200 पर ईयर के हिसाब से, कलकत्ता बना देते हैं। ठीक है, शोभा सिंह, तो वो रेबेलियन कौन था? शोभा सिंह, जिसकी वजह से उसको हटाया गया था। ठीक है, तो शोभा सिंह, रेबेलियन ऑफ शोभा सिंह ड्यूरिंग मुगल पीरियड बंगाल प्राइमरी ड्यू टू, किस वजह से रेबेल कर रहा था ये? जो एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा था मुगल्स के द्वारा, और जो ऑपरेशन टेक्नोलॉजी मुगल ऑफिशियल की यूज की जा रही थी, उसकी वजह से इसने रेबेल किया था। 97 के अराउंड किया था। ठीक है, और ये इब्राहिम खान था उस टाइम पे सूबेदार, बाद में इसको हटा दिया जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना था फोर्ट विलियम का? फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन रहा था? फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट बने थे सर चार्ल्स अय्यर। ठीक है, इनका कार्यकाल था 94 से 98। 96 में फोर्ट विलियम की एक तरीके से शुरुआत हुई थी उस पे फोर्टिफिकेशन की, तो चार्ल्स अय्यर ही पहले इसके एक तरीके से प्रेसिडेंट बने थे। हु लेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एम्बेसी टू कोर्ट ऑफ फर्कशेयर?
फर्रुख शेयर के कोर्ट में कौन लेके गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एम्बेसी को, ठीक है, एम्बेसडर की तरह कौन गया था? एम्बेसी मतलब कि एक एम्बेसडर नहीं था, मल्टीपल लोग थे, वो एक साथ में गए कोर्ट में, फर्रुख शेयर के कोर्ट में। तो लीड किसने किया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो लीड किया था जॉन शेरमन, जॉन शेरमन गया था। साथ साथ में इनके विलियम हैमिल्टन भी थे, ये फिजिशियन थे। पर लीड कौन कर रहा था, जॉन शर्मन को लीड कर रहा था, ठीक है। 1715 में कोर्ट ऑफ फर्रुख शेयर में गए थे, फर्रुख शेयर के कोर्ट में गए थे मुगल एम्पायर के, ठीक है। और विलियम हैमिल्टन पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फिजिशियन कौन था फर्रुख शेयर कोर्ट में, विलियम हैमिल्टन, ठीक है। और बाद में फिर ये विलियम हैमिल्टन की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मेडिकल, तो क्योर करते हैं तो खुश हो जाते हैं, तो इनको फिर राइट्स दे देते हैं, फरमान इशू कर देते हैं, और वही एक तरीके से बर्बादी की मोहर रख देते हैं कि भाई अब यहाँ से बर्बाद होना शुरू हो गए तुम, ठीक है। बर्बादी की शुरुआत इसी के द्वारा की गई है, फर्रुख शेयर के द्वारा, मुगल्स की। देखते हैं कैसे की गई है, अभी बताता हूँ। एक फरमान इशू कर दिया जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। किस मुगल रूलर ने अनाउंस किया था 1717 में, ये फर्रुख शेयर ने। जब हैमिल्टन ने इसका क्योर कर दिया था, इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेडिकल, तो उनको क्योर किया गया था। तो जॉन सरमन के साथ ही था वो, तो बोला खुश हो गया, तो फिर उन्होंने इसने बोला कि ठीक है भाई, ये सब इशू कर देता हूँ तुम लोगों के नाम पे। क्या क्या इशू करता है वो मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। फ्री ट्रेडिंग के दस्तक दे देगा, ठीक है। ड्यूटी फ्री ट्रेड कर लो बंगाल में, दस्तक इश्यू कर सकते हो तुम लोगों को, दूसरे लोगों को ट्रेड करने के लिए। और भी अदर प्रिविलेजेस जैसे कॉइन मिंटिंग बॉम्बे में कर सकते हो, ठीक है। ये सब सारे ट्रेडिंग राइट दे दिए इनको। और तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। एक मैग्ना कार्टा मतलब एक बहुत तगड़ा प्रिविलेज मिला है इन लोगों को इस टाइम पे, ब्रिटिशर्स को। इसके बाद इनको कोई रोक नहीं पाया, बहुत एक्सप्लोसिवली फिर आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन प्रिविलेज, ठीक है। किसको बोला जाता है, फरमान था फर्रुख शेयर का 1717 का, उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं। Under the Magna 1717 Farman issued by Farrukhsiyar, British East India Company was required to pay what fixed annual rent for duty free trade। जो मैग्ना कार्टा था इसके अंदर उसको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी। तो उस परमिशन के अकॉर्डिंग क्या था कि तुम एनुअली इतना पैसा पे कर देना बंगाल में ट्रेड करने के लिए, उसके बाद ड्यूटी फ्री तुम ट्रेड कर सकते हो वहां पे। तो कुछ पैसा फिक्स कर दिया गया था। कितना पैसा, 3000 रुपए दे दो साल के भाई साहब, और उसके बाद बिजनेस करो जितना करना है, कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटी फ्री ट्रेड करो बंगाल के अंदर। तो 3000 रुपए की डिमांड की गई थी, बस खत्म। तो उन्होंने बोला दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3000 तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ 3000, यहाँ पे 3000 रुपए देंगे, 50,000 पाउंड खरीद कमाएंगे जाके वहां पे ब्रिटेन में, ठीक है। उस मतलब जो भी आइटम है ऐसे लेके जाएंगे, ट्रेड करके जाएंगे, ठीक है। 3000 रुपए में अलाउ कर दिया। फिर देखते हैं उसके बाद और कह दिया। अंडर द 1717 फरमान इशूड बाय फर्रुखियर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज परमिटेड टू मिंट कॉइन। कॉइन मिंट करने की भी परमिशन दे दी भाई। कॉइन मिंट करने की परमिशन, किस तरीके की कॉइन मिंट कहाँ पे दी थी, बॉम्बे। बॉम्बे में कॉइन मिंट करने की परमिशन दे दी। तुम अपने कॉइन बना सकते हो, और कॉइन को एक तरीके से लीगल टेंडर बोल दिया मुगल एम्पायर ने। तुम्हारे बनाए हुए कॉइन ही चलेंगे हमारे मुगल राज्य का। अब भाई पैसे बनाने की परमिशन उनको दे दी, पैसे वो बनाएंगे, उनके पैसे अप्रूव बने होंगे, तो सारा का सारा उसी को दे दिया ना, फिर तो पावरफुल हो गया वो। तो कॉइन मिंट करने की परमिशन और उसको लीगल टेंडर भी बोल दिया। तो ये भी दे दिया, बॉम्बे में हो रहा है, ठीक है। 3000 रुपए में बंगाल में ट्रेड कर लो ड्यूटी फ्री, और कॉइन भी तो मिंट कर दो बॉम्बे। और क्या दे दिया, अंडर द 1717 फरमान इशूड बाय फर्रुखियर, फिक्स्ड एनुअल पेमेंट वर मेड ब्रिटिश इंडिया कंपनी। देखो बंगाल में 3000 थी, पता है मेरे को, और सूरत में कितनी थी, सूरत में 10,000 रुपए दे दो, यहाँ भी फ्री कर लो, लाजिला। सब फ्री दे दिया इन्होंने, तो बंगाल में 3000 बेच दिया एनुअली, सूरत 10,000 रुपए में एनुअली बेच दिया। फ्री ट्रेड करो जितना, मिस यूज करो, उनके प्राइवेट ट्रेड के लिए मिस यूज करने लगे। कंपनी में कॉइन भी तुम बॉम्बे में मिंट कर लो। कुछ बचा क्या, फर्रुखिया ने कुछ छोड़ा ही नहीं इन लोगों के। ब्रिटिश वाज अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस टू कम टू इंडिया बाय सक्सेस ऑफ विच यूरोपियन पावर। किस यूरोपियन पावर ने इन्फ्लुएंस किया था ब्रिटिशर्स को इंडिया में आने के लिए? ये पोर्तुगीज ने किया था, क्योंकि पोर्तुगीज जो ट्रेड वगैरह कर रहे थे, कमा रहे थे पैसे वगैरह, उनको देख के ही ये ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो यही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ब्रिटेन से रिलेटेड, मतलब यूरोपियन ये पावर में ईआईसी से रिलेटेड ये आए थे। अब इससे आगे अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और उसकी जो कुछ ट्रीटी ट्रीटी हुई थी उससे रिलेटेड हमसे कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, जाके पीडीएफ चाहिए तो वहां से डाउनलोड कर लेना।